और दोस्तों, आचरण पॉडकास्ट लेकर मैं आपका दोस्त टीएन मनीष। दरअसल कानून की किताबों में जो भी कुछ लिखा है वो लगातार देश काल परिस्थिति और डिमांड ऑफ द टाइम यानी समय के साथ बदलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आम आदमी समझ नहीं पाता कि एक नागरिक, एक सिटीजन का इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मैं बात करूं तो किस तरह के उसके राइट्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं और कैसे वो अपने हक की आवाज कानून के जरिए हर उस महकमे तक, विभाग तक उठा सकता है जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। लेकिन अभाव अवेयरनेस का, अभाव ज्ञान का और कमी दिलचस्पी की, तो ये आज की जो पूरी चर्चा हमारी रहने वाली है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ आज खास शख्सियत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले एक दशक यानी 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट शशांक शर्मा है। शशांक जी, आपका बहुत स्वागत आचरण में। थैंक यू सर। तो शशांक जी, बिना किसी भूमिका के अब ये बात है कि आम आदमी के लिए कानून, कानून के लिए आम आदमी, किस तरह देखते हैं आप? आम आदमी के लिए कानून, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी के लिए कानून एक डर का विषय बना हुआ है। हर व्यक्ति डरता है कहीं ना कहीं, एक जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं और बचपन से सुनते हैं कि काली कोट वाले और सफेद कोट वालों से तो भगवान बचाए। बिल्कुल, ये चीज अक्सर सुनते हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि कानून मतलब कोई डरावनी सी चीज है और हम क्यों पड़े इस पचड़े में, मतलब कोई और ही इस पीस को टैकल कर ले, हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए, या अगर कोई एक्ट भी हो जाता है, क्राइम भी कमिट हो जाता है, तो ज्यादातर लोग बचाने वो उस चीज को थाने तक नहीं लेके जाते, कोर्ट तक नहीं लेके जाते। आज भी हमारे देश में ये मेंटालिटी है कि अरे नहीं, बदनामी हो जाएगी, क्यों लेकर जाना है। बट इसका बहुत खामियाजा बहुत बाद में जाके भुगतना पड़ता है। जैसे अगर कोई छोटा घाव हो जाए और हम अगर उसको उस वक्त दुरुस्त नहीं करें तो बाद में जाके वो घाव नासूर बन जाता है। इससे ही ये कहानी भी उसी तरह से है। तो जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, तो मैं यही मानता हूँ कि आम व्यक्ति के लिए कानून एक ऐसी डरावनी सी चीज है। क्यों डर है? क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्दा है बीच में अवेयरनेस की कमी का। अगर ये अवेयरनेस आ जाए और ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो ये डर खत्म हो सकता है, और कानून चूंकि फ्रेंड है, कानून बना ही आम व्यक्ति के लिए है, तो वो चीज उसका लाभ ले पाएगा। दूसरी बात ये बोला जाता है कि एक सीढ़ी कचहरी की चढ़ो तो सफेदी आ जाती है उतरते उतरते। कहां तक लगता है ये? देखिए, ऐसा नहीं। ये एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहावत तो नहीं कहूंगा लेकिन एक फैक्ट है कि आप मतलब हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता। कोई बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता। स्वाभाविक है कि इस इंस्टीट्यूशन का भी इस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म होता है। बट आई बिलीव दैट देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि कचहरी की एक सीढ़ी चढ़ने पर सफेदी आ जाती है। आज उतरते मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो डे 1 पे डिस्पोज ऑफ होते हैं। नो डाउट, ये भी सही बात है कि साथ में ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं होते। तो उसके पीछे सिर्फ कचहरी ही जिम्मेदार नहीं होती, बहुत से लोग जिम्मेदार होते हैं। कोर्ट में क्या होता है, मतलब कोर्ट क्या है, आप कोर्ट को क्या समझते हैं? कोर्ट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें जजेस होते नहीं। जजेस के अलावा उसमें वकील भी होते हैं, वकील के साथ साथ पक्षकार भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी विचार विमर्श होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो डिपेंड करता है
कि सिचुएशन क्या है, परेशानी क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी अच्छा, एक आरोप बड़ा कॉमन मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पे कई बार सुना देखा कि अरे वो तो सामने वाली पार्टी से वकील मिल लिया। खास तौर पे जो ये वाले मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स और तुम के मैटर्स और सेपरेशन के और इनके, के बोले वो ठीक है हो जाएगा, इतने लाख करवा दूंगा मैं, सेटल करवा देता हूँ, करवा दो। तो ये क्या है ये कि क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल ओथ है, शपथ है एक एडवोकेट के नाते, वो क्या है एग्जैक्टली पहले मैं ओथ से पहले बात बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एडवोकेट का मतलब क्या होता है। हाँ जी। दिस वर्ड एडवोकेट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एडवोकेटस, और एडवोकेटस मतलब हो जाता है टू कॉल फॉर अ हेल्प, कि आप मेरी मदद करें, आप किसी को बुलाएं कि आप मेरी मदद करें। कहाँ? न्यायालय में अपनी बात को रखने के लिए। तो दरअसल एडवोकेट होता कौन है? एडवोकेट होता है एक आम व्यक्ति जो अपनी बात को कहना चाहता है, वो कानून की छलनी से छलकर आगे जाती है बात, ताकि वो बात बहुत ही करेक्ट तरीके से एब्सोल्युटली जितना बोला है, जितना रिक्वायर्ड है, वो उतना वहां तक पहुंचे। जी जी जी। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये फैक्ट है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर व्यक्ति का अगर उसकी तारीफ होती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। आज भी अच्छे इंसान हैं तो साथ में बुरे इंसान भी हैं, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्जेस भी हैं, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर, अच्छे वकील बुरे वकील, अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले हैं, बट संख्या का फर्क है, परसेंटेज का फर्क है। आज हम और आप इसलिए इस समाज में जी पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। निश्चित। तो स्वाभाविक है कि ये हर प्रोफेशन का एक वो हर उस पे है। हाँ। तो उसमें हम कमेंट ही नहीं कर सकते कौन क्या करता है। अब अगर हम इस बिंदु पर जाएंगे तो आप सीधे उस व्यक्ति को या उस पूरे प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर सकते। एक मछली वाली बात है क्या? एक मछली वाली बात, सारे तालाब। हाँ, सारे तालाब। बिल्कुल। और बस मेरा ये कहना है इसमें कि ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति खराब है और हर प्रोफेशनल खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे लंबी दूरी तय करनी है वो अपने प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा, मेहनत रखेगा, मेहनत के साथ चलेगा तो 100% वो अपनी दूरी तय करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। ओके। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। अच्छा, दूसरा अभी FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं। समय के साथ हम थोड़े से IT के लाभ को ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संचार क्रांति का दौर है, तो पुलिसिंग में भी काफी बदलाव आए हैं। तो अब अगर किसी के साथ में कुछ हो जाता है और पुलिस FIR उसकी नहीं ले रही, तो पहली बात तो वो नहीं क्यों ले रही है, तो उसका बेसिक क्या उसको करना चाहिए कि पुलिस जो मना कर रही है उसको समझ में आए कि इसकी FIR तो लेनी पड़ेगी। जनरली ऐसा होता है कि एट टाइम्स इट मे बी इजी और इट मे बी टफ टू क्रैक अ नट। हाँ, एक नट को तोड़ना कभी आसान भी हो जाता है, कभी मुश्किल। नेचुरली। अब आम भाषा में समझते हैं कि होता क्या है, और ये हर किसी को समझना चाहिए बहुत अच्छे से। मैं 2-3-4 चीजों को कनेक्ट करते हुए इसके बैकग्राउंड के साथ इस बात का जवाब देना बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आचरण से जुड़े जितने भी दर्शक हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं वो इस पर पूरी तरह से एक आपके जरिए से एक अपने नॉलेज को और जो है प्लस करें। जी, मैं कोशिश करूंगा। हम और आप अक्सर ऑटो रिक्शा में, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं और वहां पर एक लाइन अक्सर लिखी मिली होगी हम सभी को, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। बिल्कुल लिखी रहती है। जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में, तो अक्सर आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखते हैं। हाँ, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ओके, जो पहले हमारे IPC में था, आज BNS में। हाँ, प्राइवेट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस क्यों है? प्राइवेट डिफेंस यदि ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर कोई अटैक होता है
और आपके पास समय सीमा बहुत कम है, यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, फ्रैक्शंस ऑफ मिनट है, आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप किसी अथॉरिटी को बुला पाए और वो आ पाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक रीजनेबल अमाउंट में आप रीजनेबल फोर्स लगाकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक्ट है, आत्मरक्षा वाला प्राइवेट डिफेंस। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। अगर कोई भी आपके साथ एक्ट हुआ है, चाहे वो सिविल रॉन्ग हो चाहे क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब ये होता है, सिविल रॉन्ग यानी जिससे वो व्यक्ति ही प्रभावित होता है, इंडिविजुअल पे आ गई बात, पे आती है बात, और जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है वो हो जाता है क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, यानी कि पब्लिक रॉन्ग, रॉन्ग विद द पब्लिक, पब्लिक एट लार्ज, जिसमें पब्लिक एट लार्ज के लिए समूह आ जाता है, ग्रुप। अब होता क्या है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई घटना घट जाती है तो आप, एक आम आदमी नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं। वो अपने हिसाब से समय लेगा, पहले भूमिका बनाएगा, फिर घर वालों के साथ डिस्कस करेगा, फिर उसके बाद वो थाने जाएगा, अक्सर थाने से लौटा दिया जाएगा। अब करना क्या चाहिए और फिर उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए, मैं उस पर पूरी बात करूंगा। आपको सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हमने अभी प्राइवेट डिफेंस की बात करी, उसी तरह से अपनी रक्षा स्वयं करिए। कैसे कर सकते हैं आप? अपने अधिकारों की रक्षा करिए। जैसे ही कुछ भी गलत होता है तो पब्लिक अथॉरिटीज को तुरंत अप्रोच करिए, चाहे 100 नंबर डायल करके अप्रोच करिए, चाहे अभी इस वक्त सिटीजन्स पोर्टल अवेलेबल है ऑनलाइन पे, तुरंत आप एप्लीकेशन दीजिए। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो फिर एज अर्ली एज पॉसिबल एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करिए या किसी एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाइए और थाने में भिजवाइए। अब आप कहेंगे सर हम थाने जाते हैं तो थाने में लौटा दिए जाते हैं। हाँ जी, है ना, तो थाने में मत भिजवाइए, आप पोस्ट कर दीजिए उसको, आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ये कानूनी अधिकार है आपका और कानूनी, मतलब थाने के एड्रेस पे, यस, टीआई को एड्रेस करते हुए बिल्कुल आप पोस्ट करिए, स्पीड पोस्ट कर दिया, पोस्ट करिए। रात में इंसिडेंट हुआ है तो मैंने आपको बताया, आप इमीडिएटली 100 नंबर डायल करिए। अदरवाइज आप जो है पोर्टल पे जाइए और पोर्टल पे अपनी पूरी बात लिखिए, तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है आप इन्फॉर्म करिए पब्लिक अथॉरिटीज को। और पोर्टल पर लिखकर उसको आप जब पोस्ट कर रहे हैं तो सेफर साइड आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसका एक क्लिक ले लें, आपके पास प्रूफ रहेगा, वो प्रूफ आपके लिए बाद में जाके हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब भी आप अदालत जाते हैं तो कोर्ट भी आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती है कि आपने अपने लिए क्या किया, अपने लेवल पर आपने क्या किया, इस बात को सामने रखने के लिए। चाहे आप कंज्यूमर फोरम में चले जाइए, चाहे आप क्रिमिनल एक्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन में चले जाइए, सभी का प्रिंसिपल एक ही है कि आपने अपने लिए सबसे पहले क्या किया। तो सबसे पहले आपको पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है और इन्फॉर्म करके उस इंफॉर्मेशन को अपने पास प्रिजर्व करके रखना है कि बाय दिस मोमेंट आई हैव इन्फॉर्म टू दिस वेरी पब्लिक अथॉरिटी। तो उसके तरीके कई सारे हैं, जैसे 100 नंबर डायल करिए। 100 नंबर डायल नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए और उसको पोस्ट कर दीजिए, तो वो आपके पास रिसीविंग आ जाएगी। होम मिनिस्ट्री को भी आप मेल कर सकते हैं, वो सेफर साइड। मैं अभी मेल की बात आगे जाके बताऊंगा कि मेल कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो पॉइंट इज कि ये तब के लिए है जब आप पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आप उस वक्त किसी एडवोकेट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त एक आवेदन टाइप नहीं करवा पा रहे हैं उस वक्त के लिए। बट एज अर्ली एज पॉसिबल टाइप करवा के पोस्ट कर दीजिए और उसके 3-4 अब आपने थाने में पोस्ट कर दिया तो चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। थाने से कोई आपके पास कॉल नहीं आएगा, कोई आपके घर नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉक्स में जाके पड़ जाएगा, वो रख दिया जाएगा, कोई उसको चेक नहीं करने वाला, कोई खोल के नहीं देखने वाला। लेकिन आपके पास वो, ये लापरवाही है पुलिस की? ये लापरवाही तो नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि प्रेशर है, काम का प्रेशर रहता है। वही बात कि इट्स अ टफ टू क्रैक अ नट। बहुत इजी नहीं होता हर दरवाजे को खोल पाना, कुछ दरवाजे बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों पे भी अभी हम आएंगे। चलिए, वो बॉक्स में आ गया मान लो, फिर अब आपके पास वो बॉक्स में आ चुका है, अब आपको क्या करना है, 2 दिन 3 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद ठीक सीधे एसपी साहब को अप्रोच करिए। एसपी ऑफिस में आप खुद भी जाके आवेदन दे सकते हैं। यदि मैं ऑलमोस्ट हर शहर की बात करूं तो एसपी ऑफिस में ऐसे आवक जावक बनी रहती है, बिल्कुल है, यहाँ पर आप जाके बड़े आराम से आवेदन दे सकते हैं, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करता। जी जी। और फिर भी आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं एसपी ऑफिस कैसे जाऊं, आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, राइट स्पॉट, और वो पोस्ट करके जो रिसिप्ट होगी वो अपने पास सेफ गार्ड करिए। ठीक है। अब इसके बाद भी यदि एक्शन नहीं होता तो फिर आप अप्रोच करिए एक एडवोकेट को और फिर मैटर जाएगा कोर्ट में। अच्छा, मैं तो मजदूर हूँ, मैं बहुत एक लेमैन से भी नीचे जो एकदम ऐसे उस पे हूँ कि मैंने अपनी अंगूठा लगाना आता है मुझे तो हस्ताक्षर भी नहीं, साक्षर भी नहीं हूँ मैं।
और मेरे साथ घटना हो रही है और मुझे तो धुतकार के भगा दिया जा रहा है। थाने वाले तो चले आते हैं, चलो कैसे रोज का काम है तुम्हारा, क्या करूं? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये एक लेमैन के साथ भी होता है। हाँ, और सबसे ज्यादा ये घटना मिडिल क्लास वालों के साथ भी होती है, ज्यादातर होती है। हाई क्लास वालों के साथ नहीं। ऐसा क्यों? माथा देख के तिलक कर दी क्या पुलिस? क्या लगता है? माथा देख के तिलक तो नहीं करती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं असर आता है। अगर आप एक अच्छे रसूखदार व्यक्ति हैं तो आपकी एफआईआर एक झटके में लिख ली जाती है। ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है, मुझे दुख है बताते हुए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आप एक रसूखदार व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो एफआईआर विद इन 9 मिनट्स लिख ली जाएगी और जिन धाराओं में जितना ज्यादा बढ़ा के लिखवाना चाहें उन धाराओं में लिख दी जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, दुख है, पर ये कड़वा सच है। अब जो मेरा प्रश्न था मजदूर वाला कि एक मैं तो उसी पर मगर हम इंसान हैं, ह्यूमन है ना, तो राइट टू ह्यूमन हमारे पास है। बिल्कुल है। ह्यूमन एंड राइट टू ह्यूमन। राइट टू ह्यूमन मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ डिग्निटी से जीने का अधिकार है। मुझे जीना मतलब सिर्फ जीना नहीं है, काटना नहीं है, मुझे डिग्निटी से जीने का अधिकार दिया है मेरे संविधान ने। मेरे संविधान ने मुझे डिग्निटी से जीने का अधिकार दिया। तो ऐसे में मैं क्या करूं? टाइम लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस है। आपको तुरंत इमीडिएटली अप्रोच करना है। अब आप एक मजदूर हैं या एक लेमैन पर्सन है, तो आप पुलिस को अप्रोच करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया आप अपने घर में रह के पुलिस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये एक तरीका है। बट मैं फिर भी यहाँ कहूंगा, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक ठीक ठाक एडवोकेट को तुरंत अप्रोच करिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप मजदूर भी हैं तो भी आप वकील साहब को अप्रोच करिए। ये माध्यम है मीडिया के थ्रू। यदि ये बात हर व्यक्ति तक पहुंच रही है तो मैं हर व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो आप थाने तुरंत ना जाकर आप एक वकील को पकड़िए, वो आपको थाने का दरवाजा सही तरीके से कैसे खोलना है वो बताएगा। अच्छा, जरा सी एक बात और बताइए आप जी। जो हमारी विधिक सहायता है, लीगल एक्ट के सेल बने हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार होता है, एनजीओ के माध्यम से भी जाते हैं निचली बस्तियों में, लेकिन उसका जो उसकी कंटिन्यूटी है या उसकी जो मैं कहूँ कि उसकी जो डेंसिटी, जो घनत्व है, वो कम है, उसकी कंसिस्टेंसी कम है और लोगों तक ये चीज नहीं पहुंच पा रही है। ये केवल लॉ कॉलेज तक सीमित रह गया है कि लॉ कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को लिया, उनको लिया सीनियर एडवोकेट्स को और 2 जगह जाके कर दिया। लोगों में किस तरह, क्योंकि देखिए गरीब आदमी वकील के नाम से भी घबराता है। मैंने आपको बोला ना, सफेद कोट, खाकी वर्दी और काला कोट, ये तीनों डर का विषय क्यों है समाज के लिए? है ना? डर का विषय, बिल्कुल सही बात है। डर का विषय का कारण देखिए, ये एक बड़ा अच्छा विषय है डर। किसी भी चीज से हमें डर तब तक लगता है जब तक हमारी उससे बातचीत नहीं हो जाए, जब तक हमारी उससे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बैठ जाए। तो मेन मुख्य कारण है अवेयरनेस, वो जो मैंने बोला, यस, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे आजकल के आप बच्चे उठा लीजिए, जो आजकल के समाज में हम देख रहे हैं चीजें कि इतनी ज्यादा खराब क्यों होती जा रही हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पेरेंट्स का अक्सर ये कहना होता है कि बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, या तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या बच्चे क्रिमिनल एक गलत रास्ते में चले जाते हैं। सर, उसका कारण है कम्युनिकेशन की कमी। आप मोबाइल को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, ये कमी है। सबसे टफ काम होता है आज भी दुनिया में बच्चे को समय देना बिना गैजेट के, गैजेट को साइड में रख के बच्चे के साथ बच्चा बन के उसको समय देना। बच्चा यही चाहता है। और आज कहीं ना कहीं चूंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, कंपेटिटिव वर्ल्ड है, तो मदर फादर दोनों ही अर्निंग है, दोनों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं वो समय नहीं दे पा रहे। फैमिली टाइम इज नॉट देयर। तो ये बात मैंने फैमिली की तो करी, ये चीज हर जगह लागू होती है। कहीं ना कहीं हमारा और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर पा रहा हूं, तो मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूं कि आप यदि कुछ भी घटना होती है तो आप एक एडवोकेट को अप्रोच करिए। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट फीस ही लेगा या हैवी फीस लेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, कई सारे ऑप्शंस हैं। आप शॉप्स पर भी जाते हैं, जैसे आपको अगर आप नहीं समझ पाए दूसरी शॉप पर जाते हैं, आप डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं। अगर मेरी आई में प्रॉब्लम है तो मैंने एक ए डॉक्टर को अप्रोच किया, फिर मैंने बी को किया, सी को किया, कहीं से मुझे एक डॉक्टर समझ में आएगा। इसी तरह से बार्बर होता है, और उसी तरह से आप एडवोकेट को अप्रोच करिए।
वो आपको रास्ता बताएंगे, वो आपको वो चाबी पकड़ाएंगे कि ये थाने की चाबी कैसे खुलती है, कैसे आपकी बात थाने में पहुंचेगी, कैसे वो एक सिंपल सी बात वो एक एफआईआर का रूप लेगी, और जैसे एफआईआर हो गई तो उस पर केस चलेगा। और एफआईआर होना ही सफिशिएंट नहीं है। एफआईआर बड़े आराम से, जो लेमैन व्यक्ति होता है उसे पता ही नहीं होता कि किन धाराओं में एफआईआर हो रही है। क्राइम संगीन हुआ है उसके साथ और बहुत ही बेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर करा दी जाती है, नेचुरली। तो ये भी गलत हो रहा है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आई पर्सनली बिलीव, मैं इसलिए नहीं कि मैं इस प्रोफेशन से हूं, ना वो बात, बल्कि मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि चूंकि आप एक ऐसे यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस बीमारी का इलाज करने के लिए बैठे कि यदि आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है और एफआईआर माइल्डर सेक्शंस में दर्ज हो रही है तो आप क्या करोगे? तो बट ऑब्वियस है आप यहाँ पर एक एडवोकेट को अप्रोच करिए, नेचुरली वो आपकी हेल्प करेंगे उसी तरह से जो अभी हमने जिसकी चर्चा करी थी, स्टेप बाय स्टेप, कि पब्लिक अथॉरिटीज को सबसे पहले किस किस तरह से हमें अप्रोच करते हुए जाना है। डेफिनेटली देखेंगे कि जो चीजें नहीं हो पा रही है वो होने लगेंगी, और बस कमी इसी बात की है, कम्युनिकेशन। पुलिस के ऊपर भी क्या रहता है, पुलिस के ऊपर दबाव इतना ज्यादा रहता है, पॉलिटिशियन नहीं, कई बार ऐसा बोला जाता है कि थाने में जो स्टाफ है, टीआई है और तमाम, उनके ऊपर एक ये दबाव भी रहता है ऊपर से कि क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े बनते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, वो आपको पता होगा कि वो आंकड़े यहाँ से ही जाकर के कंसोलिडेट होके फिर वो स्टेट की तस्वीर को, चरित्र को, चाल को, चेहरे को दिखाते हैं कि भैया ये है। तो कहां तक ये चीज होती है कि पॉलिटिकल लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनको ये रहता है कि आपको इस प्रकरण में, इस नेचर के प्रकरण में यहां तक आपका आंकड़ा है। जैसे एक मरीज का होता है ना कि प्राइवेट डॉक्टर्स तय कर देते हैं कि यार तुम कम से कम 1 से 25,000 तक का तो अपने को लेना टारगेट, चाहे वो सिर दर्द के लिए आए चाहे बुखार के लिए आए। इसी तरह से क्या ऐसा है क्या कि थानों में भी ये कुछ बंधन है? मेरा यहाँ पर ये मानना है कि यदि पुलिस वाले या हर व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। यदि आप जो ऑफिसर्स भी हैं हमारे, बहुत सारी जगह हम तो देखते हैं अक्सर कि ट्रैफिक पुलिस पे जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति की गाड़ी तो रोक लेंगे, लेकिन यहीं अगर कोई थार निकली तो उनकी रोकने की शायद हिम्मत नहीं होती। स्कॉर्पियो निकल रही है ब्लैक शीशों के साथ, आप वहां जनरली नहीं रोक पाएंगे। डर किस बात का है? आप रोकिए, एक्शन लीजिए। क्यों आप डर रहे हैं? आप आगे बढ़िए। तो ऑफिसर्स को भी यहाँ पर बिल्कुल राइट है कि आपके साथ अगर कुछ भी इनजस्टिस होता है, एक आम व्यक्ति को देखिए, कई ऐसे एक्ट्स होते हैं, कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि आम जो हमारा बीएनएस है, पहले आईपीसी था, उसमें वो पेटी ऑफेंसेस के नाम से माने जाते थे। लेकिन वही ऑफेंस अगर एक पब्लिक ऑफिसर के साथ घटे दौड़ जाए तो बेल इजीली नहीं मिलती। तो आप लोग भी, मैं यही कहना चाहूंगा हर एक पुलिस ऑफिसर से भी, या जो हमारे ट्रैफिक भाई हैं, हाँ, जितने भी आरक्षक, हाँ, कि आपके साथ भी किसी भी तरह का यदि मिसबिहेव होता है तो तुरंत एक्शन लीजिए और आराम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। किसी की दम नहीं है कि आपके साथ किसी भी तरह की गलत बात कर जाएं। अब रही बात आंकड़ों की और इस सिचुएशन की, तो हाँ, उसके लिए आपको सजग ही होना पड़ेगा। अच्छा जी बिल्कुल, ऑफिसर्स को सजग रहने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक जो चेकिंग होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 6:30 से 7:30 या 5 बजे से होंगे तो 7:30 तक बस एक टारगेट है, हमें पूरा करना है। ऐसा क्यों? मैं कुछ समय पहले मैं उड़ीसा गया था। वहां का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो स्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर उसका 10% यहाँ आ जाए तो पूरा हिसाब किताब ही बदल जाएगा। व्हाट अबाउट चंडीगढ़? yes, I've been to Chandigarh. Yes, of course. चंडीगढ़ भुगता हुआ बैठा हूँ, मुझे जी। पॉइंट है कि अगर आप ये स्ट्रिक्टनेस ले आएंगे तो वो आंकड़ों तक बात नहीं आ पाएगी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। आप अगर क्राइम ही नहीं होने देंगे तो क्राइम का फिर वो डेटा कैसे जनरेट होगा? अच्छा, ये जो बीएनएस है शशांक जी, जो भारत न्याय संहिता हो गया है, ये नई बोतल में पुरानी शराब डाली है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, पहले तो उसका नाम बदला गया कि भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता। इंडिया एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वर्ड आया है इंडिया, बट भारत समय से चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा।
भारत के लिए एक वर्ड कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है कि एक बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। मीनिंग देयर बाय हम अमेंडमेंट का लॉ जानते हैं, हम अपने आप को बदलाव जानते हैं कि यदि बदलाव होगा समाज में तो हम खुद को कैसे बदल देंगे। तो अब लॉ क्या होता है, ये मैं इस पर थोड़ा सा और आगे आना चाहूंगा। राइट्स या लॉ क्या होते हैं? देखिए, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट, जरूरतें, इन जरूरतों को जब स्टेट मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, स्टेट यानी कि आपकी पार्लियामेंट, जब स्टेट इसे पहचानती है और इसे प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है तो ये बनते हैं अधिकार यानी कि राइट्स। ऐसे जन्म होता है हमारे राइट्स का। जब समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, क्योंकि सोसाइटी इज ऑर्गेनिक इन नेचर। आज जेन जी चल रही है, हमारी जनरेशन कुछ और थी, आज जनरेशन जेड चल रही है। बिल्कुल। तो वो क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं, फैमिली चेंजेस भी हो रहे हैं, सोसाइटल चेंजेस भी हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। इससे एक नई चीज सामने आ रही है। तो जब ये नई चीज सामने आ रही है तो नई डिमांड लेके सामने आ रही है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया चल गया। आज बड़े आराम से मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये शायद हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। आज मॉब लिंचिंग हमने तो शब्द ही नहीं सुना था। जी बिल्कुल सही बात। बट आज जो है भीड़, मतलब बड़ा अच्छा एक वो है कि भीड़ बनाओ और लेके अटैक कर दो। आईपीसी में इस चीज के लिए कोई कानून नहीं था और हमारा संविधान इस चीज के लिए कहता है, आर्टिकल 20, कि जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक आप उस पर कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक बात है। तो यहाँ पर जरूरी हो गया था कि एक ऐसा कानून लेकर आना। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बीएनएस के अंदर जैसे आज भीड़ यदि कोई काम करती है, भीड़ के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो उसके लिए प्रावधान है। ऐसे कई परिवर्तन किए गए हैं हमारे बीएनएस में। तो ये आप लोगों के लिए एक बोला जाता है कि स्टडी तो कंटिन्यू करनी है क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम बीएनएस की बात करते हैं और हम एक पुलिस आरक्षक की बात करते हैं, बिल्कुल मैदान की ऐसी कड़ी जो 12 घंटे 18 घंटे गलियों में समाज के बीच में रहता है, उसकी समझ नई व्यवस्था के तहत और एक उसके जो इमीडिएट जो ऊपर है अधिकारी, उनकी समझ, दोनों में कहीं ना कहीं गैप है। और इस तरह की जब चेंजेस आते हैं तो लोगों के नजरिए से जिसको इम्प्लीमेंट कराना है जनता के साथ, अगर वही अवेयर नहीं रहेगा तो वो कैसे कराएगा? जब कोई नया एक, हम सभी ने बचपन में शायद पढ़ा होगा इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। कोई भी चीज होती है ना, उसको अगर वो चीज स्थिर रखी हुई है तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए ज्यादा फोर्स डालना पड़ता है, और कोई चीज मोशन में है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स। इट्स अ रूल। चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, है ना, एंड चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। परिवर्तन नियम है प्रकृति का और परिवर्तन बहुत पेनफुल होता है। ठीक है। और यहाँ पर आती है डार्विन की थ्योरी, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फिट पर्सन होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। बट मैं अब आपकी बात पे आता हूँ कि इनके लिए क्या प्रावधान है। जब कोई नया कानून आता है तो अपने साथ नई जिम्मेदारियां, नई ताकत, नई जिम्मेदारी लेके आती है। तो नई जिम्मेदारी क्या है सभी की, कि उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस कराए जाए। नेचुरली वही मैं उसी पॉइंट पर आना, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस कराए जाए। अब वो लोग होते कौन है आरक्षक? जो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स है, वही फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स को उस तरह से ट्रीट करिए जैसे घर के बाहर का एक दरवाजा, गेट, नारियल की ऊपर वाली शेल, लेकिन अंदर नारियल बहुत ही सॉफ्ट होता है। हाँ। तो यही वास्तविकता है, सब चीजें आपको नेचर में ही मिल जाती हैं। ज्यादा कुछ समझने के लिए इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत लोग चाहते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बेसिक चीजों को देखकर ही आप चीजों को समझ सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है बड़ा टफ होता है वो, और वो आज भी ये बात सही है कि बहुत सी चीजों की उनके पास समझ नहीं है। हाँ। जैसे ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हम कहते हैं आम व्यक्ति थाने में गया और उसके साथ बदतमीजी हो गई, भाई एडवोकेट्स अगर थाने में चले जाते हैं उनके साथ बदतमीजी हो जाती है। हाँ। ये मैं भुगता हुआ हूँ कई बार कि हम अगर जाते हैं ना कई बार अगर थाने में, तो हमारे साथ भी हमको भी बड़ा इंट्रीट कर दिया जाता है। ये हायर अथॉरिटीज नहीं करती, ये जो आपके आरक्षक होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो आए हैं ये ऑफिसर ऑफ कोर्ट है और वो पुलिस ऑफिसर है, तो वी बोथ आर ऑफिसर्स, बट उन्हें ये समझ नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशंस की कमी है,
अगेन अवेयरनेस की कमी है, उन्हें इतना अवेयर ही नहीं किया जा रहा है, उन्हें समझाया नहीं जा रहा है कि अगर एक नया कानून आ गया है तो उसके भी प्रावधान बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ वो चीज बदला गया। अच्छा, एक महिला घर में अकेली है, उसके साथ कुछ भी ऐसा हो गया कि उसने सोचा नहीं था, ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है, वो इतनी समझदार है कि उसे मालूम है कि मुझे थाने में जाना है। वो पहुंचती है और उसको इतना नहीं मालूम है कि जाने के बाद होने क्या वाला है। 3 घंटे के लिए बैठा दिया जाता है, सुबह रही है बैठ के, जब तक फिर उसके हस्बैंड या घर के लोग जो भी है इन्फॉर्म करते हैं, तो दूर है तो 2-3 घंटे में आ रहे हैं। ये पूरी जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में एक अकेली महिला को जब ऐसा होता है तो करना क्या चाहिए कि ऐसा ना हो उसके। मैंने थोड़ी देर पहले इसी सवाल से कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ही चल रहा था, तो मैंने इसका जवाब दिया था कि आप यही गलती हर व्यक्ति कर जाता है कि वो सोचता है मैं थाने चला जाऊं और फिर थाने में कुछ हो। अच्छा, वकील वाला जो मैटर आपने बताया था कि एक वकील, आप सबसे पहले एक्शन लीजिए लिखित तौर पर, एप्लीकेशन घर के अंदर बैठ के बनाइए। अच्छा, वही चीज है, वही चीज सेम है और एक महिलाओं के लिए। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रो वुमेन लॉ है और निर्भया के बाद से बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर और सशक्त बनाया गया जी। लेकिन लोगों को पता नहीं है, महिलाओं अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को नहीं पता है। आज की डेट में मैं यदि बात करूं महिला विमेन, तो विमेन इज इक्वल्स टू एन इंडिपेंडेंट विमेन, विमेन इज इक्वल्स टू अ डिवोर्स लेडी, क्योंकि आजकल डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। विमेन इज इक्वल्स टू अ विडो लेडी, विमेन इज इक्वल्स टू एन इंडिपेंडेंट मदर एंड विमेन इज एन इंडिपेंडेंट लेडी। ऐसा मैंने इसलिए कहा, ये इतने सिनोनिमस टर्म्स मैंने डेलिबरेटली इसलिए यूज करे क्योंकि आज विमेन जितने क्षेत्र में काम कर रही हैं वहां पर एक्सप्लॉयटेशन भी उसी लेवल का झेल रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, उनके साथ आए दिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, नॉट जस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। आमतौर पे फिनोमेना है कि यौन उत्पीड़न अकेला उत्पीड़न है क्या? हाँ, बाकी नहीं है क्या? एग्जैक्टली। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस आपके साथ हो रहे हैं। आप अब ऐसे में आप क्या करें? आप बड़ी मुश्किल से आपको नौकरी मिली, तो आपकी भी इनसिक्योरिटी गलत नहीं है, आपके एक ही बच्चा है, उसको पालना है, क्योंकि आज इतनी महंगाई के दौर पे आप कैसे बच्चे को बड़ा करेंगे। लेकिन इस डर के साथ आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो आपकी कभी सैलरी काट देता है। वो आप, यदि मैं टीचर्स की बात करूं, लेट्स से प्राइवेट टीचर्स को अक्सर हम होते हुए देखते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन। आप पढ़ाने जा रहे हैं और आपको अननेसेसरी बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, आप कुछ नहीं कह पा रहे वहां पर। आपकी मैटरनिटी लीव एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया और कह दिया कि 15 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी नहीं, 20 दिन की मिलेगी। एक चीज और होती है, साल भर की सैलरी कभी नहीं मिलती जी। ऐसी अनेकों चीजें अब तो मैं वही बताना चाहूंगा, मैटरनिटी लीव मींस व्हाट? मैडम, यू आर अ विमेन, तो यू हैव अ राइट टू बी अ मदर, जो हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को ये नसीब नहीं है। अब राइट टू मदर मींस राइट टू अ डिग्निफाइड मदर, और मदर के पास पूरा राइट है मदरहुड का कि वो अपने बच्चे को पर्याप्त टाइम दे पाए। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट आपको पर्याप्त लीव देता है, तो वो लीव आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे सर, हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में 15 दिन का लिखा हुआ है, उससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते। आपको करना क्या है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, आपके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो, डोंट रेज योर वॉइस बाय योर वोकल कॉर्ड, रेज योर वॉइस बाय योर पेन, बाय रेजिंग अ पेन। पेन उठाइए और अपनी आवाज उठाइए। कैसे? आप मेल ड्राफ्ट करिए। अब मैं कहानी बताने जा रहा हूं आपको मेल की, ईमेल की, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अगर एक इंस्टीट्यूट में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी, चाहे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या सेक्सुअल हो, आप सबसे पहले तुरंत इमीडिएटली मेल ड्राफ्ट करिए और मेल ड्राफ्ट करके हायर अथॉरिटीज को भेजिए। इनफैक्ट उससे कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी भेजिए। अच्छा जी। और वही वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही है जो आपके लिए काम करेगा। अब वो मेल क्या होगा सर? मेल से क्या होगा? मेल इज अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो इम्पोर्टेंट एविडेंस है। कल जब आप कोर्ट जाएंगे तो सबसे पहले वो आपने जैसी मेल आगे किया तो माना जाएगा कि हाँ, इनके साथ जेन्युइनली ये घटना घटी थी और उस इंस्टीट्यूट ने एक्शन नहीं लिया।
कोई इंस्टीट्यूट आपको इस चीज के लिए बाहर नहीं कर सकता। अगर आप मेल भेज रहे हैं, पोलाइटली अपनी बात कहिए, लड़ने के लिए कौन कह रहा है? अरे आपने तो ये कह दी एज ए एडवोकेट, एज ए काउंसलर। आप मुझे ये बताओ ईमानदारी से, आपने तो कह दी, लोगों ने सुन ली, समझ ली, और इम्प्लीमेंट जैसे ही करेगा तो अल्टीमेटली बाद में बात आएगी, यार ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कब तक करूं, नौकरी करूं, बच्चे संभालूं, कि रोज इनकी हैरेसमेंट पर फिर मैं एक एक करके और चिट्ठी पे चिट्ठी डालती जाऊं। वो एक दिक्कत है। यहाँ पर हम सभी ये है। कृष्ण जी की पूजा करते हैं हमारे समाज में। तो कृष्ण जी ने हमें महाभारत में एक ही बड़ा अच्छा संदेश दिया था, डिप्लोमेसी का। उन्होंने जो सारी लड़ाई जीती वो डिप्लोमेसी से जीती। बिल्कुल, दैट इज डिवाइन डिप्लोमेसी। डिवाइन डिप्लोमेसी यूज करिए ना। कौन कह रहा है लड़ने के लिए? अपनी बात सामने बड़े प्यार से रख दीजिए कि आपने ऐसा ऐसा किया था, क्या ये करना उचित होगा? सवाल के ऊपर एक सवाल बना दीजिए, लेकिन वो जो आपका सवाल है वो टाइम के साथ आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा आने वाले समय में। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको उस बात के लिए निकाल नहीं सकता। अगर आपको निकाल दिया जाएगा तो दूसरे इंस्टीट्यूट में आप वही एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हैं। देखिए, हमने सिर्फ, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमने उसके लिए मेल डाला तो हमें यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो इसमें ये भी तो होता है ना कि एम्प्लॉयर जो है वो 4 जगह बोल देगा, अरे इसको मत रखना, ये लड़ाकू है। अगर आप लड़ेंगे तो बोलेगा। लड़ाकू मीन्स अवेयर ज्यादा होना भी लड़ाकू हो जाता है ना। अगर आप समझो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। वही अपनी बात को बहुत ही प्यार से कहिए, मक्खन की तरह अपनी बात को कहिए, बिल्कुल लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एडवोकेट शशांक शर्मा को अभी 10 साल की प्रैक्टिस में ऐसे 2-3 चैलेंजिंग केसेस फाइट करने पड़े हो, और बाद में बहुत मशक्कत के बाद आखिरी में लगा कि चलो थैंक गॉड मैंने गढ़ जीत लिया। मैं चाहूंगा कि आप बताएं, चाहे वो आपके कोई से भी मैटर पे हो, सर्विस के हो या आपके मैट्रिमोनियल में हो। 1-2 मैटर्स रहे हैं जी। एक तो क्या है, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम कर जाता हूँ कुछ जगह। अच्छा। काली वर्दी में। अच्छा। बड़ी अजीब सी बात है। मेरा काम करने का तरीका होता है, जब कोई क्रिमिनल मैटर आता है मेरे पास, तो मुझे कोई झिझक नहीं होती जेल जाकर उस कैदी से बात करने में और बात को समझने में, गहराई तक जाने में। एक चीज तो ये, एक मेरे पास मैटर आया था जो रेप प्लस मर्डर का था। अच्छा। रेप और मर्डर का था, जिसमें जो अक्यूज था वो बॉडी को जब ठिकाने लगाने गया तो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। तो वो भी चीज पूरी सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। कोई उसका केस ले नहीं रहा था। अल्टीमेटली केस आया कि सर आप लोगे? मैंने कहा ठीक है, केस तो लड़ना है, केस तो लड़ना ही है। तो अब उसमें मेरे पास इतना बड़ा चैलेंज था कि सीसीटीवी में वो बॉडी ले जाता हुआ दिख रहा है, और रेप प्लस मर्डर का उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। चार्ज लगा है, वो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, अक्यूज है। हमारा समाज पहले ही उसको दोषी मान लेता है। ठीक है, तो मेरा पहला फर्स्ट ड्यूटी मेरी ये थी कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना था। नातेदार रिश्तेदार आके बताते हैं अरे कुछ नहीं किया सर, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट हम लोग बिलीव नहीं करते। और एडवोकेट या डॉक्टर से जब तक आप सच नहीं बोलोगे, उसके सामने सच नहीं आएगा, वो तब तक इलाज नहीं कर पाएगा। मेरा काम था पहले केस को पूरी तरह से टेकअप करने से पहले मैं उससे मिलने गया। तो मैं जेल में जाके उससे मिला, तो मैंने सीधे 2 ही सवाल करे थे कि भाई ये जो आपके ऊपर ये जो 2 एलिगेशंस लगे हैं, मुझे ईमानदारी से बता देना किया है कि नहीं किया है कि नहीं किया। अगर झूठ निकला तो आप पे बाकी तो वो कन्विक्शन तो जो आपका होगा वहां से तो जो होगा, मेरे पास इतनी क्षमता है उसमें मैं आपकी पूरी रही सही लाइफ खराब कर दूंगा लीगल तरीके से जाके, अगर आपने मेरे साथ झूठ बोला। तो उसने मुझे ईमानदारी से बताया कि सर मैंने रेप नहीं कमिट किया सर, मर्डर मैंने किया था। ओके, यस सर, मैंने मर्डर किया था, बट सर मैंने रेप नहीं कमिट किया। और सर इसके लिए आप जो सजा देना चाहो वो दे देना अगर मैं झूठ निकल जाऊं तो। ठीक, उसने कह दिया। मैं उस पर फिर ट्रस्ट करके आगे बढ़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी डीएनए रिपोर्ट लेकर आना, जो कि उस वक्त नहीं मिल रही थी, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो नहीं लगाई गई थी। रेप में डीएनए रिपोर्ट का बहुत मेजर काम होता है, बड़ा रोल है, बड़ा रोल, दैट्स इंपॉर्टेंट और पाइवटल रोल हम कह सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग अलग ऑफिसेज में चक्कर लगाए,
मैंने कहा ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, या मैं काम कर लेता हूँ, मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। तो अलग अलग ऑफिसेस के डोर नॉक करे, ये मेरे को इस चीज के लिए फीस नहीं दी जाती कि आप ये काम करें, बट हमें लगता है कि कोई काम मिला उसे रिलीजियसली करना चाहिए। तो मैंने उसमें अलग अलग, जहां तक मैं जा सकता था, जहां तक अप्रोच कर सकता था, मैंने अप्रोच किया एंड आई गॉट द रिपोर्ट, और रिपोर्ट नेगेटिव थी। अच्छा जी, तो जो उसने कहा था वो सही था, बट हाँ मर्डर का तो जो चार्ज था उस पर था, तो मेरे पास केस जब तक रहा तो एटलीस्ट उसके ऊपर से ये 376 तो हट गया, ओके, और बट 302 रहा, और मिस्ट्री बनी रही कि 376 किसने किया था। तो यहाँ पर जो लेक्यूना था वो पुलिस अथॉरिटीज का था। इसमें मैंने एक और काम किया था, मैं स्टूडेंट बनकर साइट ऑफ द क्राइम पे गया था। अच्छा, यस, मैं बिल्कुल टी शर्ट जीन्स डाल के एकदम बैग वैग टांग के और गया नॉर्मली वहां पर की एक सोसाइटी थी। मैंने कहा जी घर देखना है, आप प्लीज दीजिए, मैं यहाँ भी नया नया आया हूँ और पढ़ता हूँ, मेरे को रूम दिखा दीजिए। तो इत्तेफाक से उन्होंने दिखाया मुझे, तो मुझे वो साइट ऑफ क्राइम पूरी रीड करनी थी, तो मैं गया, पूरा विजिट करके आया और फिर माइंड में मैपिंग करी मैंने। तो इस तरह से चीजें हुई, तो ये चीजें। अच्छा, एक और केस है, एक हमारे शहर की एक फेमस यूनिवर्सिटी का एक केस था, मैटर था। तो उसमें क्या था कि वो मैटर जो था कहीं ना कहीं कंसेंट का मैटर था। आजकल क्या है कि 376 यानी कि रेप मैटर लगाना है। वो कार में लेके गए थे क्या? जी 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 बिल्कुल, हाँ जी, कार में बिठाल के ले गए। हाँ जी हाँ जी, वही मैटर। तो आजकल क्या है कि अगर कोई भी मैटर बनाना है, किसी को फंसाना है, तो आप उसमें रेप के चार्जेस लगा दो। तो ज्यादातर मैटर्स कंसेंट के मैटर्स निकल के आते हैं। नहीं, कंसेंट कैसे फिर आपने प्रूव किया, वो उस पर मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा। अब इसमें अगेन फिर जब अक्यूज से पूछा तो उनका यही कहना था कि सर हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारा तो अफेयर था बहुत टाइम से, मर्जी में थे हम तो आपस। जी एक्चुअली हमारा तो अफेयर था, और ऑल ऑफ सडन कैसे उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दी, हमें तो पता ही नहीं लगा। ठीक है, अब बारी आई कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन की थी। थाना महाराजपुरा। जी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए कि ऐसे मैटर्स में जो प्राइम एविडेंस है वो तो मोबाइल फोन है। यस। अब आप मोबाइल फोन को टच नहीं कर रहे हो, सीसीटीवी को आप टच नहीं कर रहे हो, आप खाली जो एक कन्वेंशनल मेथड से जो होता है कि सीमेन सैंपल ले लो, ब्लड सैंपल ले लो, और उस बेसिस पे जाके प्रूव कर दो, हाँ जी कपड़े सीज कर लो उसके, हो गया। और डीएनए मैच हो रहा है, डीएनए तो मैच होगा, वो खुद ही कह रहा है कंसेंट का मैटर है, डीएनए मैच क्यों नहीं होगा। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि असल चीज तो आपने छोड़ दी, मोबाइल फोन को आपने टच नहीं किया, सीसीटीवी फुटेज को आपने टच नहीं किया, तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे। यानी कि आप पहले से चाह रहे हो कि वो अक्यूज्ड है, तो अक्यूज को हम कन्विक्ट बना दें। कहीं ना कहीं ये एक फेलियर कहूंगा मैं, या उनकी जल्दबाजी कहूंगा मैं, कोई एलिगेशन नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ? अब जब मुझ पर बात आई तो मैं अब यहाँ एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। कोर्ट के अंदर हम ये इट्स नॉट एन इजी जॉब कि मेरे अगर कोई रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरी बात रिकॉर्ड कर ली तो आप कल जाके कोर्ट में जमा कर देंगे और कोर्ट ले लेगा। नो, दैट इज नॉट एन एविडेंस। एवरी रिकॉर्डिंग इज नॉट एडमिसिबल कि यहाँ पर आपकी हमारी एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी, आपने कल जाके कोर्ट में दे दिया, कोर्ट ले लेगा। नहीं, इतनी इजीली नहीं होता। देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, देयर इज अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, मोबाइल फोन जब्त नहीं कर रही थी पुलिस, तो हमने फिर वही अपनाया कि सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर एक 175(3) लगती है। अच्छा। जो पहले 156(3) हुआ करती थी, आज 175(3) हो गई है वीएनएस के बाद। यस, 175(3) ऑफ वीएनएस, जिसमें आप फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए निचले कोर्ट में जाते हो, जेएमएफसी के सामने जाते हो। बिल्कुल, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, बट आई प्रेफर कि आप लोअर कोर्ट में जाएं। और लोअर कोर्ट में हमने अप्रोच किया, लोअर कोर्ट में इस मैटर को कंटेस्ट किया कि ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं। डिस्पाइट ऑफ दैट मोबाइल फोन नहीं लिया जा रहा था, तो फिर हमने ही पर्सनली उस मोबाइल फोन को भिजवाया और उसका एफएसएल करवाया कंसर्न अथॉरिटीज को। आई टेक अप दैट मोबाइल फोन, मैं अपने साथ क्लाइंट को लेकर गया जयपुर, और जयपुर में सबमिट करवाया। फिर उसकी प्रॉपर एफएसएल बनकर आई, उसका सर्टिफिकेशन बनकर आया, और वहां से वो चैट्स निकल कर आई, उनकी चैट्स, उनकी वीडियोस, उनकी फोटोज, जो इस बात को एस्टैब्लिश कर इंटीमेसी शो करती हो, जो कि हम तो पहले से ही भाई इंटीमेट रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज जब सामने आई, वो हमने कोर्ट में सबमिट करी, तो ऐसे जाके वो वहां से निकल पाया। तो फिर उसको उस पे से उसको बेल मिली।
और पॉसिबली अभी मैटर इज अंडर ट्रायल, तो एक्विटल की भी संभावना है उसमें। अच्छा ये आम मैटर्स हो गए हैं आजकल, ये मैटर्स बड़े आम हो गए हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा, अच्छा, अब मुझे लग रहा है समय हमारा बिल्कुल तेजी से जा रहा है। ये कह रहा हूँ कि जो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, अभी आपने कही एक बात, तलाक आजकल बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रहा है जी। तो ये जो हमारी संस्कृति, समाज और नैतिकता और ये डूज ये डोंट्स, नियम कर्म संस्कार कहाँ है सब? क्या लगता है आपको, ये मतलब कितना चेंज हुआ है? सर एक बड़ी अच्छी सेइंग है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, बर्न ऑल द बोट्स। बर्न ऑल द बोट्स मतलब जब आप लड़ाई पर जाएं तो सारी नावें जला दें। बिल्कुल। अब आज जब रास्ते खुले हैं तो रास्ता इसलिए खोला गया था उस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, अगर किसी के साथ वाकई ज्यादती हो रही है। हाँ। लेकिन आप उसको एक कैजुअल प्रैक्टिस बना के आज अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये तो गलत है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंटरफेरेंस। आप लड़की को अपने घर से विदा कर देते हैं और पीछे से एक आप प्रोवाइजो डाल देते हैं, बेटा अगर तेरे को जरा सी भी प्रॉब्लम हो ना तो तेरा बाप बैठा हुआ घर आ जाना, फोन कर दियो घर आ जाना। तो आप तो चल बसेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो बच्चे बेचारे धक्के खाएंगे। ये समझना आपको होगा। स्कूल में भी आप ये टैक्टिक्स यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी स्कूल से आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। अपब्रिंगिंग का पार्ट। टीचर ने जरा सा चिल्ला दिया तो मम्मियाँ पापा कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं। सर हम जैसे स्कूल से पढ़े हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पिटते नहीं थे ढंग से। बिल्कुल। पास आउट फ्रॉम वेंडी स्कूल, और जो हमारी प्रिंसिपल थी ना, आज उनसे हम दीवानों की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी ढंग से पिटाई लगाई है। और शायद आपकी जनरेशन भी इसी तरह। हमारे साथ तो पिताजी ये बोलते थे, मार साहब आपने इनको 4 क्यों मारा, आप इनको 8 संटी और मारते और तेल लगा के मारते नंगी पीठ पे। ये होता था। अब देखिए ना, अगर एक प्लांटेशन है, आज आप के स्टूडियो के बाहर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर उनको माली कल काटेगा छाटेगा नहीं तो वो तो जंगली प्लांट बन जाएंगे नेचुरली। और वही चीज बच्चों के साथ हो रही है। आज तो आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कल जब यही बच्चे जब ऐसे किसी प्रोफेशन में जाएंगे और वहां पर जब ये डांट सुनेंगे तो या तो सुसाइड कर लेंगे, या फिर ये बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जब मैं कॉलेज में था, मैं डिबेट के लिए चला गया। मुझे भरे ऑडिटोरियम में उतार दिया था, मिस्टर यू डोंट हैव एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, प्लीज गेट लॉस्ट। I took it in a very positive way. Okay. और वहां से I started working. अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं एडवोकेट नहीं बन पाता। Naturally. अगर मैं उस डिबेट आपने चैलेंज लिया कि भाई ठीक है, ओके जी, अब मैं बताऊंगा करके कैसे होता है। एक कोशिश थी सर, बट पॉइंट इज कि अगर आज किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो गन लेके आ जाएगा, गन लेके आ जाएगा, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है विनम्र समाज के सभी पेरेंट्स से कि प्लीज टीचर्स को इतना मत इंटरफेयर करिए टीचर्स के काम में, उनको अपना काम करने दीजिए, ताकि आज आप यहाँ जब इंटरफेयर करना बंद करेंगे तो आप कल जाके जब अपनी बेटी को विदा करेंगे तो वहां पर भी आप इंटरफेरेंस कम रखेंगे। एक चीज। दूसरा रीजन होता है सर कम्युनिकेशन का। बच्चों के साथ जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं शुरू से आगे तक, वो तो आपने बताया जी। और हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स का और 1-2 रीजंस और हैं। अगर ये रिश्ता मिला है तो ये आपके ही 2 ही लोगों का रिश्ता है, किसी तीसरे को मत आने दीजिए। तीसरा मतलब तीसरा, चाहे आप इधर से पेरेंट्स हो, चाहे इधर से पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन की एंट्री रोक दीजिए और मैक्सिमम कम्युनिकेशन में जाइए। अगर वहां से चीज ठीक है और कहीं से भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, चाहे लड़के की साइड से इंटरफेरेंस हो रहा है सर तो भी गलत है, कि लड़के को सुप्रीम बना दिया जाता है और लड़की, जब तक आप बहू को बहू मानेंगे तो दिक्कत है, बहू को आपको बेटी बनाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि अगर बना लेंगे तो वही सक्सेसफुल है सर। वही कह रहा हूँ, आज की तो नहीं, आज हम बहुत अल्ट्रा मॉड हो गए, तमाम तरह की हमने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली जो हमने सोची भी नहीं थी कि इंडिया में, भारत में ऐसा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ चीजों में बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े रिजिड हैं कि नहीं, रूढ़िवादी हैं कि नहीं साहब ये तो ऐसे ही होगा साहब। तो वो कैसे चेंज होगा? वो धीरे धीरे, उसका काउंसलिंग ही एकमात्र तरीका है। किसी की जो एक मेंटालिटी बन गई है, सोच बन गई। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता कोई गलत चीज ना गलत नहीं है। जो पेरेंट्स में है वो उनके एक हालात अलग थे, वो सिचुएशन अलग थी। आज जो राइट टू लाइफ है वो एप्पल आईफोन की जिंदगी है राइट टू लाइफ।
उस वक्त राइट टू लाइफ बेसिक रोटी कपड़ा मकान मकान हुआ करता था, बिल्कुल। सर पे छत होना बहुत मुश्किल बात थी, तो इसलिए वो रूढ़िवादिता आई है समाज की वजह से। तो आज है क्या, कई जनरेशंस के गैप के बाद 2 जनरेशंस खड़ी हुई हैं। जैसे कहते हैं ना, इस भारत में आज 2 भारत बसते हैं, हाँ। ऐसी एक घर में 2-3 जनरेशंस बसती हैं। तो वो आपस में सिर्फ कम्युनिकेट कर ही चीजें ठीक हो सकती हैं। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, आप मैक्सिमम कम्युनिकेट करिए, अपनी बात को सामने रखिए, आप देखेंगे इन चीजों का धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, जाते जाते आचरण के दर्शकों को, शशांक जी, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा बूम है, हर फील्ड में वो एंटर्ड है। आपके फील्ड में किस तरह की भूमिका एआई की है? सर, हमारी फील्ड में तो हर जगह है। अच्छा जी, अगर आपको एक अच्छे आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आप एआई की मदद से कर सकते हैं। आपको इंटेंसिव रिसर्च करनी है, आप एआई की मदद से कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग को और अच्छा करना है तो एआई की मदद से कर सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जनरली लोग एक मिसनोमर कह रहे हैं कि नाउ इट्स गोइंग टू रिप्लेस और इट इज गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स। सर, नहीं है। कंप्यूटर आया था तब लगा था कि नहीं वो जॉब्स ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये चीजें होती हैं जैसे वेपनाइज, ये एक एडवांस वेपन है आपके पास अपनी चीज को और खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने का। आप जितनी इंटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं, आप उसको मैक्सिमम यूज कीजिए। बट यू हैव, जैसे जीपीएस है, पहले हम पूछ के रास्ते जाते थे, आज जीपीएस के थ्रू जाते हैं, लेकिन जीपीएस के थ्रू भी 1% इंसिडेंट हो ही जाते हैं, वो गलत बता देते हैं। दैट डजंट मीन कि वो खराब है, नहीं, वो आपके लिए हेल्पफुल है, बट ये आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। ईमानदारी तो आपको अपने ऊपर रख। तो कानून किताब और जिंदगी की किताब, दोनों के बीच में कितना फासला होना चाहिए, और ये फासला नजदीकी में कब बदलता है? जब आप परेशान होते हैं, जब आप किसी अपराध का, किसी वाक्य का, किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट शशांक शर्मा के साथ हमने आपके हक में जो बातें साझा की, वो आपके दैनिक जीवन से लेकर हर उस मोड़ पर कहीं ना कहीं काम आएगी जब आप कानून की जरूरत पड़ेगी। इस पॉडकास्ट में शशांक शर्मा आए, उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत ही सरल अंदाज में, आम सी भाषा में भी ये समझाने की कोशिश की कि आखिर जागरूकता क्यों जरूरी है और कैसे हम विपरीत हालातों में कानून का पूरा की पूरा हमारे अपने लिए फायदा ले सकते हैं। फिलहाल शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आचरण के लिए समय दिया आपने और हमारे दर्शकों के साथ अपनी तमाम अनुभव साझा किए। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।